इस कहानी के अगले भाग को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। आज शांतम्मा ने भली भांति समझ लिया कि चंद्रैया के मन में उसके प्रति कैसा आदर और श्रद्धा का भाव है। यही स्नेह उसके हृदय में भी हिलोरे मार रहा था। भोजन समाप्त कर चंद्रैया ने हाथ धोए, शाल कंधे पर डालते हुए बोला, भाभी जी आज्ञा दीजिए, मैं जाता हूँ, थोड़ी देर ठहर कर जाओ, अभी अभी तो खाना खाए है। कोई बात नहीं भाभी। 2 कदम बढ़ाकर चंद्रैया रुका, फिर बोला, भाभी जी आइंदा मैं आपको देखने नहीं आऊँगा। कोई कष्ट हो तो मुझे भूल न जाइए, मेरी कोई भूल हो तो क्षमा कर दीजिए। चंद्रैया तेजी से चला गया। शांतम्मा मूर्तिवत खड़ी रह गई। चंद्रैया के अंतिम शब्दों ने उसकी तीव्र व्यथा को व्यक्त किया। वास्तव में शांतम्मा ही देवर से क्षमा मांगना चाहती थी। उस अवसर का चंद्रैया ने फायदा उठाया। उसने जो अपराध नहीं किया था उसके लिए क्षमा मांगी और चला गया। 2 वर्ष बीत गए। इस बीच चंद्रैया एक बार भी न आया। शांतम्मा के मन से यह विश्वास भी उठ गया कि चंद्रैया आकर कभी उनके सुख दुख को देखेगा। वेंकम्मा की खांसी और थकावट बढ़ती गई। उसने चारपाई पकड़ ली। शांतम्मा उसकी सेवा करते हुए दिन काटने लगी, मगर भविष्य की कल्पना करके उसका शरीर कांप उठता था। रवि लड़खड़ाते चलने लगा था। राम की याद आती तो शांतम्मा के दिल में हलचल मच जाती। फिर भी कोई अज्ञात आशा उसके अंतराल में कूद जाती। एक दिन प्रातःकाल उठते ही शांतम्मा ने देखा कोई अपरिचित युवक बरामदे में बैठा हुआ है। उसने अनुमान लगाया कि सवेरे 5 बजे आने वाली गाड़ी से शायद वह आया है। वह युवक देखने में सभ्य प्रतीत हो रहा था। सामने 2 सूटकेस और बिस्तर बंद पड़े थे। सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए वह आराम कुर्सी पर निश्चित बैठा था। शांतम्मा को देखते ही उस युवक ने प्रश्न किया, आप कौन हैं? शांतम्मा ने उसकी ओर आश्चर्य भरी दृष्टि से देखा। ये प्रश्न उसे पूछना था, उत्तर देने की उसकी इच्छा न हुई। वह सीधे वेंकम्मा के कमरे में गई। वहां के दृश्य को देख शांतम्मा के आश्चर्य की सीमा न रही। वेंकम्मा की चारपाई के निकट एक चटाई पर कोई युवती गहरी नींद में सो रही थी। फूफी, शांतम्मा ने धीरे से पुकारा। चटाई पर लेटी युवती ने करवट बदलते हुए कहा, लिखा पढ़ी का काम जल्द पूरा कर दीजिए, बाद में आराम से सारी बातें हो सकती है। शांतम्मा कुछ हटकर ध्यानपूर्वक देखने लगी। सहसा हंसी की आवाज सुनकर शांतम्मा चौंक पड़ी। सपने में बड़बड़ा रही है। आप घबराए नहीं, रात भर रेल की यात्रा में नींद नहीं आई। बरामदे में बैठा वह युवक पीछे खड़े होकर ये शब्द बोल रहा था, आपने अपना परिचय नहीं दिया। फिर उस युवक ने सवाल किया। शांतम्मा जवाब न दे पाए। रात को फाटक आपने ही बंद किया। वह स्वर आक्षेपपूर्ण था। शांतम्मा ने विचार किया। उसे लगा कि उसने भूल की थी। फाटक पर कुंडी चढ़ाए बिना दरवाजे सटाकर लौट आई थी। वह उस समय अन्यमनस्क थी। कोई चोर डाकू आ जाए तो क्या होगा? बात सही थी, लेकिन वह अपरिचित व्यक्ति इतनी स्वतंत्रता के साथ कैसे बात कर रहा है? शांतम्मा के मन में झुंझलाहट थी। फूफी। इस बार शांतम्मा ने वेंकम्मा को थपकियां देकर जगाया। वेंकम्मा चौंककर जाग पड़ी, पर उठे बिना घबराए स्वर में पूछा, क्या बात है बेटी? माँ। शब्द सुनकर वेंकम्मा ने दरवाजे की ओर देखा, लेकिन उसने कोई प्रश्न नहीं किया। उसके चेहरे पर विरक्ति का भाव शांतम्मा को दिखाई दिया। 4 बजे की गाड़ी से आए हैं, तुम्हारी तबीयत कैसी है? ये शब्द कहते हुए युवक चारपाई के निकट आया। ओह, काकी की जरूरत आ जा पड़ी है। वेंकम्मा ने अपना सिर मोड़ लिया। क्या करूं काकी जी, 1 महीने से कोशिश करता रहा, अब आकर छुट्टी मिली। नौकरी का मामला ही कुछ ऐसा है। इसके बाद वेंकम्मा के पैरों के पास बैठते हुए उसने पूछा, काकी जी ये कौन है? बार बार यह प्रश्न पूछने में कोई कारण हो सकता है। शांतम्मा के मन में विचार आया, लेकिन ये बात उसे बड़ी बुरी लगी कि जो आदमी छुट्टी लेकर आया है उसे और लोगों का परिचय पाने की ऐसी उतावली क्यों है? मेरी भांजी है, वेंकम्मा ने उत्तर दिया। अरे, रामया चौधरी की बहू। वेंकम्मा ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया। मैंने शादी के दिन देखा था। ओह, देखते देखते 12 साल बीत गए। उस वक्त मैं मैट्रिक में था। वह कुशल है न? जम्भाई लेते हुए वह ताकता रहा। अगर यह सवाल और कोई व्यक्ति किसी दूसरे से करता तो शांतम्मा को जरूर हंसी आ जाती। हिंदू नारी को देखकर भी वह कन्या है या विधवा ना पहचानने वाला अगर कोई हिंदू है तो औरत जरूर हंस पड़ेगी। फिर भी यह जानते हुए कि रामया चौधरी की पत्नी विधर्मी नहीं हो सकती, ये मूर्खतापूर्ण सवाल करने में उसका भोलापन प्रकट नहीं होता, बल्कि यह उसकी जाति का परिचय देता है। अरे सुनो तो, नीचे देखते हुए युवक ने जोर से पुकारा। उफ, मेरी जान ले रहे हो, ये कैसा शोरगुल मचा रखा है? युवती करवट बदलकर फिर लेट गई। अरे, ये हमारा घर नहीं है, याद रखो, होंठ काटते हुए युवक बोला।
चाहे किसी का भी घर क्यों न हो, मेरी थकावट जब तक दूर न होगी तब तक मुझे सोना ही पड़ेगा। युवती पैर मोड़कर लेटी रही। थोड़ी देर बाद संभल कर बोली, क्या कहा? ये हमारा घर नहीं है। कहते कहते उठकर चटाई पर बैठ गई और बोली, पराया घर बनाने के ख्याल से ही आज तक हाथ पर हाथ धरे बैठे थे। वह उठ खड़ी हुई और वेंकम्मा की ओर देखकर बोली, मामी जी सुनती हो न? 1 महीने से झगड़ती रही तो रवाना हुए। क्या अपनी माँ और काकी कभी अलग हो सकती है? थोड़ी अकल होनी चाहिए। अपने पति की तरफ क्रोध भरी दृष्टि दौड़ाते हुए वह युवती पुनः बोली, आपकी पढ़ाई और उन्नति का कारण कौन है? बताइए, ये बात भूल जाएंगे तो आपको खाना तक नहीं मिलेगा। अरे चुप रह, वेंकम्मा ने धीरे से समझाया। लगा उसकी आंखों में आंसू डबडबा रहे हैं। माँ, युवक ने पुकारा। शांतम्मा वहां रह न पाए, अपने कमरे में चली गई। मुसीबत के समय वेंकम्मा की मदद करने के लिए ये दंपति आए हुए हैं। वेंकम्मा के रिश्तेदार हैं। वेंकम्मा ने अपने देवर के लड़के रमनैया को बचपन से सगे पुत्र से बढ़कर पाला पोसा और पढ़ाया लिखाया था। उसकी शादी भी की थी, लेकिन जैसे पंखों के उगते ही कोयल का बच्चा कौए के घोंसले से उड़ जाता है, वैसे ही रमनैया अपने परिवार में जा मिला। फिलहाल नेल्लूर में डाकखाने में क्लर्की करता है और पत्नी के साथ वहीं रह रहा है। इस कहानी के अगले भाग को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।